दोस्तों, मुरैना के एक बहुत ही सम्मानित घर की बहू और बेटी को लेकर पंचायत बैठी थी। उनके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे थे। जिस व्यक्ति के साथ ये सवाल उठाए जा रहे थे, किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि वो ऐसा करने की हिम्मत भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ठोस सबूत लोगों के सामने मौजूद था। एक मोबाइल के अंदर कैद था, जिसको लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। मामला खुद सरपंच की बहू और बेटी को लेकर था, इसीलिए लोग दबी जुबान में अपनी राय दे रहे थे। सही बात कहने से भी घबरा रहे थे। दोस्तों, ये बहुत ही रोचक कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर ले। चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है मुरैना के बामौर जिले की। एक सरपंच जी होते हैं, वो बहुत ही नामी गिरामी आदमी थे। लंबी चौड़ी खेती बाड़ी थी, घर में गाय भैंसे सब थे। एक कोठीनुमा घर था जो कि 4 दीवारों से चारों तरफ से घिरा हुआ था। यूं तो उनके यहाँ बहुत सारे मजदूर काम करते थे, लेकिन एक मजदूर उनके यहाँ परमानेंट काम करता था। घर की ही 4 दीवारी के अंदर वो रहता था। पालतू जानवरों की देखभाली करता था, ट्रैक्टर वगैरह चलाया करता था। इसके अलावा रोज आने जाने वाले थे सरपंच जी से मिलने के लिए। उनको बिठाने का काम था, सरपंच जी घर पे है या नहीं है, या वो कहाँ गए, ये बताने का काम था। एक हिसाब से समझ लीजिए कि वो बहुत खास मजदूर था। खास इसीलिए था जो उसके माता पिता थे, पिछले 26 सालों से उन्हीं सरपंच जी की नौकरी करते थे, मजदूरी करते थे। लेकिन जब उनकी अवस्था घट गई तो एक दिन उनने सरपंच जी से कहा, साहब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, उसको काम पर रख लीजिए, अब हम लोगों से इतना काम नहीं हो पाता। वो सरपंच के पास के ही गाँव के थे। इस तरीके से उस लड़के को काम पर रख लिया जाता है। उस लड़के का नाम राम कुमार होता है। राम कुमार जो है बाउंड्री के अंदर ही रहता था, उसका सारा काम वहीं पर था। लेकिन उसको बहुत ही सख्त हिदायतें थी। उसको लेकर कुछ नियम और कायदे बनाए गए, जिसके तहत वो घर में कितनी भी इमरजेंसी हो, चाहे आग ही क्यों न लग जाए, लेकिन वो चौखट को लाग के अंदर नहीं जा सकता। इसके अलावा वो घर की किसी भी लेडीज से बात नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए, किसी भी औरत से बात नहीं कर सकता। सरपंच जी की चिंता ये यूं ही नहीं थी, क्योंकि उनके घर में एक जवान बहू और एक जवान बेटी थी, जो कि 21 साल की थी। दोस्तों, उस बेटी का नाम अंकिता होता है। इसके अलावा उनकी पत्नी भी थी, जो कि बुजुर्ग थी। वो कभी कभार राम कुमार से बातें कर लिया करती थी, क्योंकि गाय भैंस का जो दूध वगैरह होता था उसे धोने के बाद वहीं पर रख देता था। वही बुजुर्ग औरत लेकर जाती थी। उनको राम कुमार अम्मा कहता था और सरपंच जी को वहाँ पर सारे लोग बाबूजी कहकर बुलाया करते थे। दोस्तों, उनकी जो बेटी थी अंकिता, उसको भी लेकर कड़े अनुशासन थे। मोबाइल वो छू नहीं सकती थी, किसी से बात वो कर नहीं सकती थी, बाहर अकेले वो जा नहीं सकती थी, सहेलियों से भी उसका मिलना जुलना नहीं होता था। एक हिसाब से उसके लिए जो घर था वो एक जेल से कम नहीं था। फिर भी वो वहाँ पर मस्त रहती थी। बीए तक की पढ़ाई कर रखी थी, घरेलू काम करती थी, खाना वगैरह बनाती थी और अंदर ही रहती थी। राम कुमार जो है वहाँ पर 3 साल से काम करता है, लेकिन वो देखता है इतनी बड़ी कोठी है, इस कोठी के अंदर कितने लोग रहते हैं उसे ये भी नहीं पता है। तो सरपंच जी थे, उन्हें अक्सर पंचायतों में जाना होता, वो पंचायत में निकल जाते। उनका जो बेटा था वो नेतागिरी करता था, सुबह निकलता था तो शाम को ही आता था। उसका रोज कहीं कचहरी पर, कहीं तहसील पर रोज आना जाना लगा रहता। दोस्तों, राम कुमार के लिए तमाम पाबंदियां थी। घर के अंदर तो उसे जाना नहीं था, अपने ही घर से दोपहर का खाना लाता था। वहीं एक बाउंड्री के अंदर नल लगा था, वहीं से पानी पी लेता। इसी तरीके से वो अपना काम करता है। जो नल था वो अक्सर सूख जाता था, उसमें पानी डालने के बाद चलाने से फिर से पानी पकड़ लेता। दोस्तों, इतनी बड़ी कोठी में राम कुमार अक्सर झांकता रहता था। इसमें अम्मा के अलावा और कौन रहता है? जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, चुड़ैलों की एंट्री होती है, लक से आती है, लक से गायब हो जाती है। ऐसे ही उस घर में उनकी जो बहू थी, बेटी थी, वो वैसे ही कभी आती कभी गायब हो जाती। फिर भी उसकी उम्र 20-22 साल थी। उसके अंदर बहुत उत्सुकता रहती थी, वो अक्सर उधर देखता रहता था। एक दिन वो दोपहर का लंच कर रहा था, रोटी उसके गले अटक जाती है। वो नल पर जाता है, देखता है बाल्टी में जो पानी रखा होता है नल में डालता है चालू करने के लिए। वो पानी भरना ही भूल गया था। नल को जोर जोर से चलाता है, खटर पटर की आवाज आती है। ये जो आवाज है अंकिता के कानों तक पहुंचती है। देखती है
इससे जो राम कुमार है वो परेशान हो रहा है, नल को चलाए जा रहा है लेकिन उसमें से पानी निकल नहीं रहा है। दोस्तों वो भी एक लड़की ही थी, 21 साल उसकी उम्र थी। उसके दिल में दया आ जाती है या क्या होता है, वो फ्रिज से एक बोतल निकाल कर इधर उधर देखने लगती है। नल के पास आ जाती है, राम कुमार को पानी देते हुए कहती है, लो ये पानी पी लो। राम कुमार उसे देखता है तो वो पीछे हट जाता है क्योंकि उसे सरपंच जी की बातें याद आ जाती हैं। वो पीछे हट जाता है तो अंकिता कहती है, क्या हुआ, पानी दे रही हूँ पी लो। हालांकि अंकिता भी समझ रही थी कि ये पीछे क्यों भाग रहा है। वो कहता है, आप क्यों बाहर आ गई, बाबूजी देखेंगे तो मेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। अंकिता हंस देती और कहती है, अरे तुम्हें भी पापा की इतनी डर है, अरे पानी पी लो, पानी पिला देना कोई इतनी जुर्म वाली बात नहीं है। दोस्तों वो उसके हाथ से पानी ले लेता है और पूरी बोतल पी जाता है, जिसको देखकर अंकिता जो है जोर जोर से हंसने लगती है। तो बताओ इतनी प्यास तुम्हें लगी थी फिर भी तुम भाग रहे थे। दोस्तों अंकिता खूबसूरत थी, जब वो हंस रही थी तो और भी लाजवाब लग रही थी, जिसे राम कुमार जो है देखता रहता है। उसके बाद वो बोतल उसके हाथ में दे देता है। अंकिता वहाँ से जाने लगती है तो वो राम कुमार से कहती है, सुनो ये बात तुम किसी को नहीं बताना कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आई थी, वरना तुम जो सोच रहे थे वो सही सोच रहे थे, पापा तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देंगे। दोस्तों अंकिता चली जाती है। जो राम कुमार था वो अंकिता का दीवाना हो जाता है। 4-6 दिन बीतते हैं। एक दिन फिर सरपंच जी घर पर नहीं थे। वो नल पर जाता है, उसी तरीके से नल को चलाने लगता है, खटखटाने लगता है। इसकी आवाज सुनकर अंकिता एक बार फिर पानी की बोतल लेकर आती है और हाथ में बिस्किट भी लेकर आती है और कहती है, क्या हुआ, आज फिर से नल खराब हो गया है क्या। कहता है, नल तो रोज ही खराब रहता है। वो उसे पानी देती है तो कहता है, क्या फायदा, एक दिन फ्रिज का पानी पीने से, मेरे लिए नल का ही पानी सही है। तो कहती है, पी लो, जान बचाना भी जरूरी है। वो बिस्किट का पैकेट फाड़ती है और कहती है, लो बिस्किट खाइए। वो बिस्किट खाता है और कहता है, आप भी खाइए ना। वो कहती है, नहीं मैं मीठा नहीं खाती, मोटी हो जाऊंगी। एक बार फिर से बोतल मुंह से लगाता है तो पूरा बोतल खाली कर देता है। अंकिता कहती है, कैसे पी लेती हो इतना पानी, कहाँ जाता है, मैं से तो एक बार में 1 गिलास पानी ही नहीं पिलता। राम कुमार जो है हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारे हाथ से मिले एक क्या, मैं तो 2-4 बोतल पी जाऊं। तो कहती है, ऐसा भी क्या है मेरे हाथों में। राम कुमार कहता है, तुम्हारे हाथों से दिया हुआ पानी मीठा लगता है। वो मुस्कुरा जाती है और कहती है, अच्छा ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसा क्या रखा है मेरे हाथों में। राम कुमार कहता है, मैंने तो आपका हाथ देखा ही नहीं तो मैं कैसे बताऊं। तो कहती है, अच्छा आप हाथ भी देखते हो तो देखो मेरे हाथों में क्या है। दोस्तों वो उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद दोनों के शरीर की हलचलें तेज हो जाती हैं, धड़कनें तेज हो जाती हैं। अंकिता भी कहीं न कहीं घर में उसके लिए इतनी पाबंदियां थी। वो पहली बार इस एहसास से गुजर रही थी। राम कुमार भी पहली बार इस एहसास से गुजर रहा था। दोस्तों दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े कब गले लग जाते हैं पता ही नहीं चलता। अंकिता उसके सीने से लग जाती है और राम कुमार भी उसे अपने हाथों का सहारा देता है, लेकिन कुछ ही देर में वो घबरा कर अलग हो जाती है। लेकिन उसके शरीर में हुई हलचलों से उसका गोरा मुंह एकदम लाल हो जाता है, सुर्ख हो जाता है। वो वहाँ से शर्माते हुए घर में चली जाती है और राम कुमार वहीं पर बैठ जाता है और खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझने लगता है। अब जब भी इन दोनों को मौका लगता ऐसे ही दोनों एक दूसरे से मिलते और मिलते ही एक दूसरे से गले लग जाते थे। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। लेकिन वक्त बीत रहा था। एक दिन घर में खुशियों की मिठाई बट रही थी। राम कुमार को पता चलता है कि अंकिता की शादी तय हो चुकी है। अगले महीने उसकी शादी है। इससे वो बहुत उदास हो जाता है। 1 हफ्ते बाद वो उसी तरीके से नल से इशारा कर रहा था। नल को खटखटाया जा रहा था लेकिन अंकिता नहीं आती। अंकिता की जो भाभी थी वो हाथ में पानी की बोतल लेकर आती हैं, जिसको देखकर राम कुमार हैरान हो जाता है। वो 1 फीट का घूंघट निकाले नल के पास आती हैं। राम कुमार के पास आती है और कहती है, इसको खटखटाने से अब कोई फायदा नहीं। अब तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है क्योंकि अंकिता की शादी हो रही है। अगले महीने उसकी शादी है। राम कुमार ये बात सुनता है तो मानो उसको करंट सा लग जाता है। वो कहती है, मैं अंकिता की भाभी हूँ, मुझे सब पता है जो तुम दोनों के बीच में चल रहा है। वो इतना सुनता है तो
घबरा जाता है और कहता है भाभी जी मुझे माफ कर दो, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ। वो कहती है कोई बात नहीं, देख लेना, मैंने देखा, किसी से कहा नहीं, अगर कोई और देखेगा तो तुम जानते ही हो अंजाम क्या होगा। फिर वो कुछ उससे बातें करती है। उसकी भाभी कहती है सारे लोग कपड़ा लेने गए हैं, अंकिता भी उनके साथ गई है कपड़ा लेने। देखो अब कोई फायदा नहीं है, तुम नल बनवा लो, मैं भी आज आई हूँ, आज के बाद नहीं आऊंगी। बस तुम्हें बताने आ रही थी, जो तुम लोग कर रहे हो वो मुझे पता है। दोस्तों 15 दिन बीत जाते हैं, शादी की डेट बिल्कुल करीब आ जाती है। तभी जो अंकिता एक बार फिर पानी की बोतल लिए हुए आती है और आते ही उसके सीने से लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तो राम कुमार कहता है भाभी को सब पता है जो हम लोग कर रहे हैं, जो हमारे बीच हो रहा है। अंकिता कहती है मुझे भी पता है, भाभी ने मुझे बताया है, उन्होंने ये भी बताया है कि तुम बहुत अच्छे हो, वाकई में तुम बहुत अच्छे हो। आज घर में कोई नहीं है, सारे लोग बाहर गए हैं, मुझे भी ले जा रहे थे, लेकिन मैंने तुमसे मिलने के लिए बहाना बना दिया, मैं गई नहीं। तो आज घर में कोई नहीं है, हम जी भर के बातें कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों को बात कहाँ सूझ रही थी, दोनों को जुदा होना था, इसीलिए दोनों बस आंसू बहा रहे थे, एक दूसरे का हाथ थामे। कुछ देर बाद अंकिता कहती है कि घर में कोई नहीं है, चलो ना आज घर में चलते हैं। तो राम कुमार कहता है भाभी को सब पता है, वैसे भी अब ये सब गलत है, आपकी शादी हो रही है। अंकिता कहती है मेरे साथ जो भी हो रहा है गलत ही तो हो रहा है, पहली बार प्यार हुआ तो तुमसे हुआ, ऊंच नीच की बंदिशें हैं, शादी हो नहीं सकती। जिससे शादी होने जा रही है उसका चेहरा मैं देख नहीं सकती, क्योंकि यहाँ की गांव की लड़कियों को शादी से पहले पति का चेहरा देखने का अधिकार नहीं होता। इस तरीके से मेरे साथ जो भी हो रहा है गलती तो हो रहा है। आज घर में कोई नहीं है, चलो ना घर में कुछ बातें करते हैं, कुछ और करते हैं। तो राम कुमार कहता है एक बोतल पानी पीने से इतना दर्द मिला हुआ है, कुछ और कर लेंगे, कुछ और हो जाएगा, तब तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। बस यही कहूँगा, जिसको देखने तक की मेरी औकात नहीं थी उससे बात भी हो गई, उसने मुझे गले से भी लगा लिया, इससे ज्यादा क्या चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया। बस यही कहूँगा, ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। अंकिता एक नंबर लिख कर लाई थी, कहती है लो ये मेरा नंबर है, मेरी शादी हो रही है इसीलिए मुझे मोबाइल दिया गया है, जब कभी भी मेरी याद आएगी तो मुझसे बात कर लेना। राम कुमार कहता है मैं आपको भूलूंगा कब, याद तो हमेशा आएगी, क्या आप मुझसे हमेशा बात कर सकेंगी। दोस्तों अंकिता जो है इतना सुनने के बाद रोने लगती है, एक बार फिर उसके गले लग जाती है, लेकिन उसके बाद दोनों एक दूसरे से जुदा होते हैं, कोई आ ना जाए, इसीलिए वो घर में चली जाती है। राम कुमार उसे जाता हुआ देखता रहता है। दोस्तों अब शादी में मात्र एक ही हफ्ते बचे हुए थे, तभी जो सरपंच जी थे उन्हें दो बुरी खबर मिलती है। एक खबर ये थी कि जिस लड़के से उनने शादी तय कर रखी है उस लड़के की तबीयत खराब है, अपने होने वाले दामाद को वो हॉस्पिटल में देखने जाते हैं। वहाँ जाकर पता चलता है कि नंबर 1 का नशेड़ी आदमी वो है और पी पी कर उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। वहाँ से देखने के बाद वो आते हैं एकदम उदास बैठे थे। दूसरी खबर ये थी कि अंकिता को जो मोबाइल मिला हुआ था उसमें दोस्तों अंकिता और राम कुमार के 50 कॉल रिकॉर्डिंग भरे पड़े थे, जो कि उनने घंटों आपस में बातें कर रखी थी। जब ये सरपंच जी देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो एकदम आग बबूला हो जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं जरा मुझे सुन के बताओ इसमें क्या है। दोस्तों वो खुद तो नहीं सुनते, उनकी जो पत्नी है वो सुनती है। सुनते सुनते उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, वो रोने लगती हैं। तो वो कहते हैं क्या हुआ। दोस्तों उस कॉल रिकॉर्डिंग में दोनों हंसते हंसते बातें करते, उसके बाद शादी की बात होती और जुदाई के गम से दोनों रोने लगते। जब दोनों रोते एक दूसरे को मनाते तो घंटों बीत जाते और बातें करते करते सुबह हो जाती थी। इस तरीके से जो हंसते हंसते बात शुरू होती थी वो रोते रोते खत्म होती थी। सब सुनकर उसकी जो माँ होती है अंकिता की, वो सरपंच जी के सामने ही रोने लगती हैं। इससे ज्यादा गम उन्हें इस बात का था, उनका जो होने वाला दामाद था जब वो बातें करता था बहुत ही बदतमीजी से बातें करता था, बहुत ही बेशर्मी भरी बातें करता था।
हमेशा नशे में उसकी जुबान लड़खड़ाया करती थी। ये भी बात जो अंकिता की माँ सुनती है तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो ये सारी बातें सरपंच जी को बताती हैं। उसमें ये भी जिक्र था कि भाभी को सब पता था, वो हमारा बहुत सपोर्ट करती हैं। भाभी बहुत अच्छी है, भाभी भी मेरे लिए पानी लेकर आई थी। दोस्तों सरपंच जी ये बात सुनते हैं, अच्छा उनके घर में ये सब हो रहा है, उनका जो नौकर है वो इस तरीके से करता है। दोस्तों वो तुरंत पंचायत करने में वो माहिर थे, जगह जगह पंचायत ही करने वो जाते थे। दोस्तों इस बात को भी लेकर वो अपने घर में पंचायत बुला लेते हैं। तुरंत फोन करके उनके बहू के जो पिताजी थे उनको भी बुला लेते हैं। 2-4 आसपास के लोग थे जो कि उनके दिल के बहुत करीब थे, उनको भी घर पे बुला लेते हैं और सारी बातें सबके सामने थी। 2 बातों की एक बात की, अब इन लोगों को सजा क्या दी जाए कि जो राम कुमार है उसको किस तरीके की सजा दी जाए। बहू को कहते हैं कि इसने मेरा घर बिगाड़ा है, इसने मेरे घर में आग लगाई है। दोस्तों वो आगे आके अपनी सफाई दे रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया है। अंकिता जो है पर्दे के पीछे से रो रही थी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। दोस्तों जो पंच लोग आए थे उनमें से एक आदमी कहता है प्यार कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हुई, जो इनने दामाद खोज रखा है उससे तो 100 गुना अच्छा है राम कुमार। इसके जो पिताजी थे, माताजी थी, वो 26 साल तक इनकी सेवा करती रही। इसके पिताजी जितना ईमानदार इस दुनिया में कोई नहीं होगा। उसने पूरी ईमानदारी से काम किया था, इनकी जमीन जायदाद को पूरी तरीके से संभाला था, क्योंकि ये तो खुद कुछ करते नहीं थे, इधर उधर पंचायती करते थे। इनका बेटा भी कुछ नहीं करता था। राम कुमार के जो पिताजी थे उनका नाम वासुदेव था। वासुदेव ने उनको बहुत आगे बढ़ाया था। जब ये बात कोई कहता है तो सरपंच जी के कानों में ये खबर पड़ती है, समाज से अच्छा तो इनका ये नौकर ही है। वो कहते हैं कौन है, कौन बोला ये बात, तो फिर वो चुप हो जाता है। तो लोग आपस में कहते हैं भाई उचित बात करने से कोई फायदा नहीं। इनको हमेशा सच्ची बातें कड़वी ही लगती है। अगर ये समझदार होते तो ये पंचायत बुलाते ही नहीं। बुलाने की क्या जरूरत थी, नशेड़ी दामाद खोज लिया। इतनी सारी पाबंदियां कोई परिवार पे लगाता है क्या। ये जो राम कुमार है बहुत ही अच्छा है, इनका अभी भी सारा काम संभालता है, करता है। मान लिया कि राम कुमार नौकर है, इतना भी अपराधी नहीं है। इस तरीके से पंचायत बुलाकर उसको इस तरीके से प्रताड़ित किया जाए कि उसको दंड दिया जाए। आपस की बातें थी, घर में ही सुलझानी चाहिए थी। इनकी बेटी भी तो उसे जान से ज्यादा चाहती है। दोस्तों ये बात जब सरपंच जी सुनते हैं तो सबको चुप कराते हैं। उसके बाद राम कुमार को 4 लोग पकड़ के वहाँ बिठा रखे थे। वो बेचारा डर के मारे कांप रहा था। उसके पास जाते हैं और कहते हैं तू ये बता तू कितना पढ़ा लिखा है। तो वो कहता है मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ। वो बोलते हैं अरे अंकिता तो BA कर रखी है, उसके नाम मैंने 40 बीघा जमीन खरीद रखा है। अब तू ये बता अंकिता का उसमें गुजर बसर कर लेगा या नहीं। दोस्तों उनका हाथ जोड़ के उनके पैर पकड़ लेता है और रोने लगता है। बोलता है बाबूजी मेरे माता पिता के पास 1 ही बीघा जमीन है। मैं दावे से कहता हूँ मैं अंकिता को वहाँ भी रख सकता हूँ, अपने घर पे रख सकता हूँ, वो भी अच्छे से रख सकता हूँ। दोस्तों ये सुनने के बाद सरपंच जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसको सीने से लगा लेते हैं। तभी उनका जो लड़का था वो कुछ कहना चाहता है, उसे चुप करा देते हैं और कहते हैं बेटा राम कुमार तो है ही अच्छा, तो इसके माता पिता है, अंकिता के होने वाले सास ससुर वो किसी देवता से कम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि राम कुमार और राम कुमार के माता पिता अंकिता को बहुत खुश रखेंगे। दोस्तों ये सुन के सभी खुश हो जाते हैं। अंकिता भी आकर अपने पापा के सीने से लगकर रोने लगती है। दोस्तों जिस दिन अंकिता की शादी तय हुई थी उसी दिन उसकी शादी राम कुमार से होती है। दोस्तों ये 2011 की कहानी है। तब से लेके आज तक अंकिता और राम कुमार बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पूरा परिवार खुश है। दोस्तों ये रही कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते जाइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।